हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस 9 बजे की सेशन में। सबसे पहले तो आप सब लोग इस लिंक को हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। ठीक है, सब जल्दी जुड़ जाइए। तो आज हम ब्रह्मांड और पृथ्वी का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। और एक बार फिर से मैं बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि वहाँ पे ज्योग्राफी भूगोल आता है तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जितने लोग भी इस क्लास में डेली जुड़ते हैं, राकेश जी, वैशाली मैम, पिंकी मैम, विजय शंकर काली, विदित, प्रभाकर, विनय मौर्य, ओम सर, आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो के हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आप सबसे पहले इसका जवाब दीजिए। मंदाकिनी, पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो बताइए। तो एक प्रश्न तो ये भी बनता है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आपका क्या जवाब होगा? मंदाकिनी। क्या नाम होगा? मंदाकिनी। ठीक, पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, बताइए, गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने ही दूरबीन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का। ये भी प्रश्न में पूछा गया है। क्यों वैशाली मैम? सही बात है। बात करें हम न्यूटन ने, तो न्यूटन को हम भौतिक विज्ञान के पितामह कहते हैं। इनके 3 नियम हैं, है ना? तीनों नियम याद रखना। और दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यह बराबर यम ए। बल की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है हमारे पास? न्यूटन होता है। न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। और न्यूटन डाइन में संबंध होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁻5 डाइन होता है। ये बात आप जानते हैं। बात करें मार्कोनी की, तो जो रेडियो की जो खोज है किसने किया था? रेडियो खोज किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। किसने? मार्कोनी ने। याद रहेगा? ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, वैशाली मैम बताएंगी आप कि जो 17वीं समांतर रेखा है, 17वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच खींची गई है ना? और चंदू सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए 17वीं समांतर रेखा किसके बीच में खींची गई है? पिंकी मैम बताएंगी कि 24वीं समांतर रेखा किनके बीच में खींची गई है? और राकेश जी बताएंगे कि 49वीं समांतर रेखा किनके बीच में खींची गई है? और चंदू सिंह बताएंगे कि रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में खींची गई है? और विजय शंकर काली बताएंगे कि मैकमोहन रेखा किसके बीच में खींची गई है? और ओम सर बताएंगे कि ड्यूरेंट रेखा किसके बीच में खींची गई है? ड्यूरेंट रेखा। ठीक है ना? याद रखना। जल्दी बताओ, सब लोग जल्दी बताएंगे। तो 17वीं समांतर रेखा, देखो ये सभी प्रश्न पेपर में आए हैं, ठीक है? हल्के मत लेना इसको, पहली बात मैं बता दे रहा हूँ। हर एक सवाल को आप हल्के में लेते हो, इसलिए मतलब कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं। 17वीं समांतर रेखा किनके बीच में खींची गई है? तो ये खींची गई है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। किसके बीच में? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। तो यहाँ पे लिख लेंगे उत्तरी, चिंता मत करना, मैं हटा दूंगा, दक्षिणी वियतनाम के बीच में। वियतनाम, है ना? वियतनाम की बात करें, वियतनाम की राजधानी कहाँ पे है? हनोई। करेंसी यहाँ पे डोंग चलती हैं। ठीक है, जब भी कोई देश आएगा तो हम लोग CCC रूल फॉलो करेंगे। 24वीं समांतर रेखा किनके बीच में खींची गई है? बताओ। 24वीं समांतर रेखा एक कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया है। तो जो 24वीं समांतर रेखा है ये कच्छ के पास, कच्छ का अड़ कहाँ है? गुजरात में। कच्छ के पास खींचा गया है ना? जिसे पाकिस्तान भारत और पाक सीमा मानता है। मतलब पाकिस्तान इसे मानता है कि भारत की पाकिस्तान सीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा है, लेकिन
सीमा है, लेकिन भारत इसे क्या अस्वीकार कर दिया है। 49वीं समांतर रेखा किसके बीच में है? संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए और कनाडा के बीच में। किसके बीच में? कनाडा के बीच में। इसे नोट कर लेना। 69वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में है, जल्दी से नोट कर लो। रेड क्लिफ जो रेखा है ये है हमारे पास भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच में। याद रखना 24वीं समांतर रेखा भी कच्छ के रण से भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया है। पाकिस्तान तो इसे मानता है लेकिन हम लोग इसे नहीं मानते, ना ही मानेंगे, ठीक है। अगला मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। और ड्यूरेंट रेखा जो होती है हमारे पास भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इसे आप याद रखना, सभी लोग नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? धूमकेतु बताओ जल्दी आप, है ना? और बताइए जल्दी से, धूमकेतु तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो धूमकेतु होता है। सूर्य तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये तो होगा ही नहीं। शुक्र भी सूर्य का चक्कर लगाता है, पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाता है, बृहस्पति भी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो धूमकेतु नहीं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सूर्य होगा। एक बात और, ये तीनों क्या हैं? ये ग्रह हैं। तो देखो दो बात याद रखना। सूर्य से, नोट करो मेरे साथ, सूर्य से दूरी के हिसाब से बढ़ता हुआ जो क्रम होगा 8 ग्रह का, वो क्या होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये होगा। अब बात करते हैं साइज की, है ना? साइज याद रखना, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। साइज के हिसाब से क्या होगा बताओ? बृहस्पति, है ना? बृहस्पति, मैं बृहस्पति मतलब बी लिख रहा हूँ, ठीक है। शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। आप याद कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि सर मुझे आता है, तो मुझे लगता है कि आप ये गलत सोचती हैं। प्रश्न में ये बन जाएगा कि आकार के अनुसार पृथ्वी का हमारा कौन सा स्थान है सौरमंडल में। तो आप कहोगे सर, जो समझदार होंगे 1 2 3 4 5, आप कहोगे सर आकार के अनुसार पृथ्वी हमारा 5वीं सबसे बड़ी, है ना, आकृति है या फिर सबसे बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां। दूरी के अनुसार बात करें तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे पृथ्वी का नंबर आता है। ये प्रश्न में आ चुका है, ठीक। साथ ही साथ में ये भी बात कर लें आप कि पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। क्या नाम है इसका? चंद्रमा। और शुक्र, है ना, शुक्र और बुध इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह है। साथ में लिख लो, वीडियो मत देखो, सबसे अधिक उपग्रह है ना? कितने? 69। और सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमीड है। क्या नाम है इसका? गैनीमीड। विजय शंकर काली आप लिख लीजिए, आप तो समझदार हो ना। गैनीमीड, ये बात आप याद रखना। उसके बाद क्या आता है? शनि। शनि के पास कितने हैं? कुल 62 है। शनि के पास कितने उपग्रह हैं? 62। इन सभी उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका नाम है क्या? टाइटन। क्या नाम है इसका? टाइटन। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। बताओ राकेश कौन कौन से? एक सर होता है फामोस, लिख लो राकेश, एक होता है फामोस, दूसरा होता है हमारे पास डिमोस। ठीक है चंदू सिंह जी, आगे चलें। और एक बात और याद रखना यहीं पे कि केवल शुक्र और बुध यही 2 एक ऐसे ग्रह हैं जो कि पूरब से पश्चिम घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह क्या करते हैं? बाकी सभी ग्रह कहाँ घूमते हैं? पश्चिम से पूरब। ये भी प्रश्न में पूछा जा चुका है, पश्चिम से पूरब। पृथ्वी पश्चिम से पूरब, ये बात याद कर लो पिंकी, ठीक है ना। चलो आगे। ये सवाल देखो, पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? बताओ, पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए आप। नहीं याद है? बताओ, नहीं याद है? जल्दी बोलो।
याद है कि नहीं? पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है? और एक बात और मैं क्वेश्चन बना दूंगा कि पृथ्वी व सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? दोनों सवाल को बताओ। पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पे कब होते हैं और न्यूनतम दूरी पे कब होते हैं? जल्दी बताइए। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बोर्ड में जो SSCGL में जो ऑप्शन आया था, ये टाइपिंग ये 30 जनवरी होगा नहीं, 20 दिसंबर 22 दिसंबर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसे आपको छोड़ के आना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है 3 जनवरी। क्या हमारे पास 3 जनवरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या होती है? अधिकतम दूरी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम अपसौर कहते हैं, पेपर में आता है, ठीक है। और न्यूनतम दूरी कब होती है? ये होती है 4 जुलाई को, है ना। या तो फिर यहाँ मिस्टेक है ना, 4 जुलाई को। इसे क्या कहते हैं? हम उपसौर कहते हैं। एक बार फिर से याद रखना, ये दो शब्दावली याद रखना कि एक होता है हमारे पास अपसौर, एक होता है हमारे पास उपसौर। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब अधिकतम दूरी होती है, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य का जो कक्षा है, जो पृथ्वी जिस कक्षा में गति करती है वो कक्षा एक दीर्घवृत्ताकार है। जाहिर सी बात है कहीं सूर्य से दूरी कम तो कहीं ज़्यादा होगी। तो जो सबसे अधिक होती है वो होता है हमारे पास 3 जनवरी को। क्या होता है ये? 3 जनवरी को, जिसे हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, है ना। और उपसौर क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी होती है वो न्यूनतम होती है। ये होता है हमारे पास 4 जुलाई को। ये बात आप याद रखना, ठीक। पर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम कौन सा? देखो आ गया ना प्रश्न, है ना। पिंकी अभी सोच रही थी कि नहीं आएगा सवाल। क्यों नहीं आएगा सवाल? बताओ। तुम लोग बच्चे हो, बच्चों की तरह बात कर लेते हो। मुझे मालूम है ना कि कौन सा सवाल कितनी बार पूछा जाता है। तो हमने बताया था क्या? दूरी के अनुसार याद आएगा। सीक्वेंस याद रखना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। मैं बार बार क्यों लिखता हूँ बताओ? बार बार क्यों लिखता हूँ? क्योंकि मुझे पता है इस सेशन के बाद तुम टेक्निकल छूओगे तक भी नहीं, है ना। इसलिए मैं बार बार लिखता हूँ, कम से कम मेरी क्लास में तो याद कर लो। अब ये तो हो गया दूरी की, मतलब कि डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। ओके, आई एम राइट डाउन अकॉर्डिंग टू साइज, आकार या शेप कह लो आप, है ना। साइज और शेप में अंतर होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या अंतर होता है। देखो साइज को हम स्पेसिफाइड क्या करते हैं? हम करते हैं किसी न किसी डायमेंशन से, है ना। जैसे हमने कहा कि देखो ये गोला है तो ये भी गोला है, इन दोनों का शेप क्या है? इन दोनों का शेप हमारे पास सेम है, लेकिन साइज क्या है? साइज डिफरेंस है। तो शेप और साइज दोनों में अंतर होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। शेप एक ही हो सकता है ना, लेकिन साइज क्या होगा? अलग अलग होगा। देखो ये शेप क्या है? ये भी, इसका शेप क्या होगा? सर्किल ये भी है, और लेकिन इसका जो साइज होगा क्या होगा? बड़ा छोटा होगा। चलो, तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये बात ये हमेशा याद रखना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ बातें लिंक कर लीजिए। मंगल के पास में हमारे पास कितने उपग्रह हैं? 2, फामोस और डीमोस, है ना। और शनि के पास में कुल कितने उपग्रह हैं? ये हैं टोटल 62। सबसे बड़ा क्या है? टाइटन। मैं ऐसे ही शॉर्टकट लिखूंगा तभी जल्दी हो पाएगा। बृहस्पति के पास क्या है? ये आकार में सबसे बड़ा है, इसके पास सबसे अधिकतम उपग्रह है। इसके पास कितना है? 69। सबसे बड़ा कौन है? गैनीमीड। क्या है इसका? गैनीमीड। पेपर में पूछा जाता है कि सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, तो आप क्या कहोगे? गैनीमीड। पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा, ठीक है। चलो बताओ, केपलर ने ग्रह का गति का नियम बताया कि काल की अवधि किसके बराबर? जल्दी बताओ। ये तो इंटर का प्रश्न है, लेकिन आ गया देखो SSC MTS में। और मुझसे ये सवाल है, चंदू सिंह और BS शंकर काली दोनों लोग मिल के बनाएंगे, है ना, कि हिंडनबर्ग रेखा किनके बीच में है?
पिंकी तुम लिख लेना, ऐसा नहीं तुम्हें आ रहा है, ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा किनके किनके बीच में है। अब पिंकी मैम सोच रहे होंगे कि सर आप क्या कह दिए, हमें कैसे कह दिए आप, है ना। तो मतलब क्या बताएं, ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा किनके किनके बीच में है। तुम लोग दिल पे हर वक्त बातें ले लेते हो यार, ठीक है। ये बताओ, और वैशाली मैम आप बताइए ये कि मैगीनॉट रेखा किन किन के बीच में है। मैगीनॉट रेखा, जो सोच रहे हो ना कि एक क्वेश्चन लेके आएंगे इसी से आपको क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे, ऐसा मेरी कभी आदत नहीं रही, ना ही कभी, है ना। एक क्वेश्चन से मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ, ना ही एक क्वेश्चन सिलेक्शन होने वाला भी है। मैगीनॉट रेखा किन के बीच में है, जल्दी बताइए। वैशाली मैम, अब पिंकी मैम बताएंगे हिंडनबर्ग रेखा किन के बीच में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। जो अक्ष की जो अक्ष है उसका अक्ष के घन होता है ना, आर क्यूब होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल से करेक्ट होगा। कैपलर ने बहुत सारे नियम दिए थे, जिनमें से कैपलर का ये भी नियम था कि सूर्य नहीं ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये स्टेटमेंट किसका था, कैपलर का। कैपलर ने ही कंफर्म किया कि सूर्य नहीं पृथ्वी चक्कर लगाती है। इसकी वजह से कैपलर को बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि सब लोग पृथ्वी को माँ समझते थे। तो सबका ये मानना था और धारणा थी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कैसे लगा सकती है, वो तो माँ है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा भावनाओं में समाज बह गया था। खैर, हिंडनबर्ग रेखा किनके किनके बीच में है, ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। किसके बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय याद रखना, ये प्रश्न पीसीएस में आ चुका है कि हिंडनबर्ग रेखा किनके किनके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में, है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1914 से 1918 तक, याद रखना। मैगीनॉट रेखा किनके किनके बीच में है, ये है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, याद रहेगा, बोलो हाँ कि ना। ये भी आ चुका है यूपी पीसीएस 1994 में भी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में स्थित होल जहां से ऊर्जा और तारे निकलते हैं, क्या नाम दिया जाता है, जल्दी बताओ। एसएससी स्टेनोग्राफर। अभी क्या है ना, पिंकी मैम वैशाली में तुरंत कहेंगे सर ब्लैक होल, सब लोग कहेंगे। आपको सर ब्लैक होल, मैं कहूँगा गलत, तुम लोग जाओ। अब ये इतना बड़ा गलती, छोटा बड़ा थोड़ा नहीं है, ये गलत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, बताओ, व्हाइट होल। क्या होगा हमारे पास, व्हाइट होल। कि मतलब व्हाइट होल वो होल है, वाह्य अंतरिक्ष में ऐसा होल है जहाँ से ऊर्जा और तारे निकलते हैं। जबकि जो ब्लैक होल होता है वहाँ पे आप कोई भी, उसके अंदर इतना आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है कि सब कुछ उसमें समा जाता है, निकलता कुछ नहीं है। समझ में आई बात। ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत क्या होता है, कि समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मेरे लाल, समताप मंडल में। तस्मीन याद रखना, तस्मीन, भूल गए क्या इसको। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। मैं इंग्लिश क्यों बता रहा हूँ मालूम है, क्योंकि इंग्लिश में ही आएगा। ट्रोपोस्फीयर ऐसे लिख के आएगा, ट्रोपोस्फीयर, है ना, स्फीयर, ठीक। क्योंकि क्षोभ मंडल नहीं, बहुत कम लिख के आएगा, ठीक। क्योंकि मैंने एक बार पुलिस वालों को मैं पढ़ाया था, तो मुझे याद है कि मैंने ये पढ़ाया था, पांचों मंडल पढ़ाया था। और जब वो गई पेपर देने तो वहाँ पे वायुमंडल से, पर्यावरण से प्रश्न तो आया, लेकिन ये क्षोभ मंडल नहीं लिख के आया। वहाँ पे ट्रोपोस्फीयर और रोलर की क्वेश्चन को गलत कर दी। आगे मुझे बहुत कुछ कहेंगे सर आपको तो पता होना चाहिए था ना कि हाँ इंग्लिश भी आ सकता है। हमने कहा मुझे भी पता था कि हिंदी मीडियम में है तो हिंदी में ही आएगा, है ना। तो ऐसा होता था। एक बार तो हमने हमारे पॉलिटेक्निक में जब पेपर था ना, तो वो हाइड्रोलिक्स का, उसमें सब कुछ मतलब कि इंग्लिश में आ गया था, लिखा था हिंदी, है ना। जैसे हमने कहा कि उसमें आता कि स्पेसिफिक डेंसिटी की परिभाषा दीजिए, तो उन्होंने विशिष्ट घनत्व तो नहीं लिखा था, उसमें दिया था स्पेसिफिक डेंसिटी, ऐसे लिख के आ गया था, स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना। इस तरह से पूरा पेपर इंग्लिश में आ गया था, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो गए थे, ठीक है। इसलिए आपको इंग्लिश भी याद रखना है। 7वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी में से कौन खगोलीय पिंड दूरी सबसे अधिक है। चलो याद कर लो तुरंत, हमने वही बताया फिर से। दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलेगा तो क्या, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब साइज बोलेगा तो
बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। याद रहेगा? ठीक है। अब देखो बुध और शुक्र, बुध और शुक्र जो दो ग्रह हैं, ये सूर्य का पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, पूरब से पश्चिम। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूरब चक्कर लगाते हैं। ये बात आप याद रखना, पेपर में आ गया है, मजाक मत लेना, ठीक है। और बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के पास 2 उपग्रह है जिसका नाम है फामोस डिमोस, बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, सबसे बड़ा कौन है? गैनीमीड। शनि के पास में सबसे ज़्यादा 62 है, इसके बाद 69 है। और एक बार एसएससी सीजन में पूछा गया था कि अरुण की खोज किसने की थी? याद रखना, विलियम हर्शेल ने। किसने? विलियम हर्शेल। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास प्लूटो तो होगा नहीं, प्लूटो तो होगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा नेपच्यून। नेपच्यून हम किसको कहते हैं? इसको कहते हैं हम किसको बताओ? अरुण को। अरुण को हम क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं, यूरेनस नहीं। ठीक है, करेक्ट हो गया। अरे एक बात और याद कर लो, वैशाली में याद करो थोड़ा सा, गैप। अरे भूल गए क्या? गैप बताओ, याद है कि नहीं? जल्दी सब लोग लिखो कमेंट बॉक्स में, आगे चलते हैं, क्वेश्चन खत्म भी करना है इसको। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है लगभग बताओ? बृहस्पति, अरे वही बृहस्पति, जल्दी बताओ। लिख दूं क्या? लिख दूं? बताओ। गैप DALD हो गया। चलिए बताइए अब। गामा किरणें, गामा किरणें की खोज किसने की थी बताओ? पॉली विलार्ड ने। एक्स किरणें की खोज किसने की थी? रांटजन ने। परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी? रीटर ने। दृश्य तरंगों की खोज किसने की थी बताओ? न्यूटन ने। कमेंट बॉक्स में छापो अवरक्त का, लघु का हर्ट्ज ने। ठीक है, दीर्घ रेडियो तरंगों का किसने खोज की थी बताओ? किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपके पास में, किसने? कौन? मार्कोनी। ऊपर से गामा किरणों से यदि आप नीचे आओगे तो क्या होगा? तरंग दैर्घ्य घटेगा कि बढ़ेगा बताओ? तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। और ऊपर से जब नीचे आओगे तो क्या होगा? आप इनका जो आवृत्ति होगा वो क्या होगा? घटेगा। ये बात याद रखना। तो पूछा जाएगा सबसे अधिकतम आवृत्ति किसकी है, तो क्या कहोगे? गामा का। सबसे कम आवृत्ति किसकी है? दीर्घ रेडियो तरंग का। पूछा जाए सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है, तो आपका जवाब होगा दीर्घ रेडियो तरंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? यह है गामा किरणों का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सूर्य के द्रव्यमान का 1/1000वां भाग बृहस्पति है ना, ये आकार में सबसे बड़ा है। बृहस्पति के बाद किसका नंबर आता है? दूसरा शनि का, तीसरा अरुण का, चौथा वरुण का, पांचवा पृथ्वी का। ये भी आप याद रखना। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? तो बहुत आसान सवाल आ गया, बहुत जगह पूछा गया है। और एक बात और आप याद रखना कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है बताओ? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है और ध्वनि के जो प्रकार बताओ, है ना, और ध्वनि के प्रकार बताओ और तरंग के प्रकार बताओ। आता है तो बस चुपचाप सुनो, है ना, कुछ बोलो मत। देखो, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य और यांत्रिक तरंग है। तरंग क्या होता है? एक प्रकार का विक्षोभ होता है, हमने पढ़ा रखा तरंग में, है ना। एक यांत्रिक तरंगें होती है, दूसरी अयांत्रिक तरंगें होती हैं, है ना। अयांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें इनके कहते हैं। जो भी मैंने लिखा था ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें ही हैं, है ना। ध्वनि का क्या होता है? ध्वनि हमारे पास 3 तरह के हो गए ध्वनि तरंगे। एक होता है श्रव्य, जिनको हम सुन सकते हैं। एक होता है अपश्रव्य, जिनको हम अमाने नहीं, जिनको हम सुन नहीं सकते। एक होता है हमारे पास पराश्रव्य। श्रव्य की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। अपश्रव्य की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज तक होती है। और पराश्रव्य की 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए, कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखाई देता है? कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखाई देता है? जल्दी बताइए।
लेकिन अब सवाल मैं पूछूंगा पिंकी मैम से और चंदू सिंह से। चंदू सिंह जी और पिंकी मैम, आप ये बताइएगा कि ये पेपर में प्रश्न आ गया है, आईएएस का प्रश्न है, ठीक है। मैं पूछता हूँ। अब कहोगे सर आप बार बार में आईएएस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें उसी का बुक पढ़ लेता हूँ कभी कभी, ठीक है, तो मुझे याद हो जाता है। चलो बताओ, व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? जल्दी बताओ, व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? बताओ। दूसरा बताओ, भौतिक भूगोल का जनक कौन है? और सुनो, जिसको नहीं आ रहा है ना लिख लेगा, ठीक है, ज़्यादा हीरो नहीं बनेगा। भौतिक भूगोल का जनक कौन है? जल्दी बताओ। और साथ ही साथ में बताओ कि विश्व का ग्लोब किसने बनाया था? विश्व ग्लोब, यार जल्दी बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, बताओ कौन सा? चंद्रमा के समान कौन दिखता है? जल्दी बताओ। शुक्र, ठीक है। और शुक्र को पृथ्वी की क्या कहते हैं? शुक्र वाली बात सांझ का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की भगनी भी कहते हैं, ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। याद रहेगा, ठीक है। तो व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? इरेस्टोस्थनीज है ना। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, इरेस्टोस्थनीज, नाम लिख लीजिएगा, इरेस्टोस्थनीज है ना, इरेस्टोस्थनीज। जैसे आप मेगास्थनीज याद किए हो ना, मेगास्थनीज की बुक इंडिका याद रखे हो ना, बस ऐसे ही रखना, इरेस्टोस्थनीज। पॉलीडोनियस, भौतिक भूगोल के जो जनक है, क्या नाम है इसका? पॉलीडोनियस। विश्व भूगोल का मानचित्र किसने बनाया था? विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम, ठीक है। सॉरी, इसमें एक ऑप्शन लग गया क्या? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, मंगल, ठीक है, सॉरी, याद रखना, ठीक है, मंगल है उसका करेक्ट आंसर। हो जाता है ना चीज़ें यहाँ पे कमेंट, और इधर थोड़ा सा देखो क्या है ना कि कोई चीज़ें आंसर टिक लग जाता है तो मैं उसे कंफर्म कर दूंगा, आप भी उसे कर दिया करो सर, इसका एक बार आंसर चेक कर लीजिए। क्योंकि होता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो फ्लो में निकल जाती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं चीज़ें हमें मालूम नहीं है, चीज़ें मालूम रहती हैं दोस्त, लेकिन निकल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत हुआ कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए आ गया, उसी सेट में था कि नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ज़रा बताओ कि इसको मैं ऐसे मानचित्र से बना दूं, ठीक है। एक मैप बनाने की कोशिश की गई है मेरे दोस्त, तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास इधर हो गया है ना, ये हमारे पास नेपाल हो गया। तो नेपाल तो जब देखोगे यहाँ पे नेपाल कहाँ पे, इधर क्या है? चीन है। तो इधर हो गया हमारे पास हमारा प्यारा भारत। तो भारत के साथ सीमा साझा कर ही रहा है, साथ ही साथ में किसके साथ चीन सीमा साझा कर रहा है? आपको सर चीन के साथ। क्या मजाक है, हो गया काम, ठीक है, चीन के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या? चीन। लेकिन एक सवाल मैं हमेशा पूछा जाता है, आप हमेशा याद रख लेना कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं एक सबके साथ कितना कितना सीमा साझा करते हैं, है ना। मैं बताता हूँ अभी, एक ही फ्लो में याद कर लेना। 40, 96, 34। ये डाटा थोड़ा सा वेरी कर सकता है ना, डाटा वेरी कर सकता है, लेकिन पेपर में आता है इंपॉर्टेंट। आपको यदि मतलब मोटी मोटा मालूम रहेगा तो पेपर में टिक कर दोगे, ठीक है। 33, 26, 17, 51, 16, 50 है ना। एक होता है 106, बीच का एक ठो नहीं याद है हमको। जितना मैं लिख रहा हूँ ना मुझे याद है, ठीक है। ये मत सोचना कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, टाइप करके कुछ नहीं लाया हूँ तो मतलब दिमाग ज़्यादा लग जाता है। 40, 96 किसके किसके साथ होता है? 4096 होता है, ये होता है भारत और बांग्लादेश के साथ। तो पेपर में आता है कि भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कितने किलोमीटर होता है? तो 40, 96। या फिर ये भी प्रश्न आ सकता है कि सबसे अधिक जो भारत है सीमा साझा किस देश के साथ करता है? तो आपका जवाब होगा सर बांग्लादेश। 34, 33 कौन है? ये हमारे पास नेपाल। क्या हमारे पास? नेपाल है, ठीक है।
3326 क्या है ये? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। सॉरी, ये दूसरा नंबर का है चीन, ये है चीन, तो पाकिस्तान। फिर तीसरे नंबर, चौथे नंबर क्या आएगा हमारे पास? नेपाल, हाँ नेपाल। फिर क्या आएगा हमारे पास? भूटान। फिर ये क्या आएगा हमारे पास? अफगानिस्तान। ठीक, ये बात आप इन डाटा को याद कर लेना। पहले नंबर का दिन आप याद रखना। बताओ इसका करेंगे सर। भी सूर्य सबसे समीप होती है, बताओ इसका आंसर। और साथ ही साथ में आप ये बताओ हमें कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत कब पड़ती हैं? जल्दी बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ये होगा सबसे समीप 4 जुलाई को। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। 3 जनवरी को जो होता है हमारे पास सूर्य पृथ्वी के दिन में सबसे अधिकतम दूरी होती है, इसे क्या कहते हैं हम? अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत रहती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? दिन रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं इस दिन? दिन रात बराबर होता है। तो 23 सितंबर को हम जो होता है वो शरद विषु कहते हैं, और 21 मार्च को स्प्रिंग बसंत विषु कहते हैं। ये पेपर में आ चुका है ना। 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम शरद विषु कहते हैं। और 4 मार्च को हम क्या कहते हैं? बसंत विषु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बसंत विषु कहते हैं। ठीक है। 4 जुलाई के टाइम को हम क्या कहते हैं? इस जुलाई को हम कहते हैं उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? उपसौर कहते हैं। 3 जनवरी के समय को हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। याद रखना। आगे चलें। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? जल्दी बताइए। चंदू सिंह, वैशाली में, जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है हमारे पास 15.21 करोड़ है। क्या है हमारे पास? करोड़ है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। क्या है हमारे पास? पारसेक। सबसे छोटा मात्रक क्या है? फर्मी। 1 फर्मी 10⁻⁻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 ⁻सूर्य की पृष्ठीय तापमान कितना है? सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? जल्दी बताओ। और साथ ही साथ में कुछ बातें हैं आपको बताना चाहिए, यदि मैं पूछूंगा तो। कुछ सिद्धांत है जो वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं, मैं सिद्धांत लिखूंगा और आपको उसका नाम लिखना है। और विजय शंकर काली, वैशाली में हम सब लोग सहयोग करेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? 1 मिनट। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये किसने दिया था? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था? ये भी बता दो आप। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, मैं टाइप करके उसको नहीं ला, क्योंकि टाइम लगता है। हाँ, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत लिखने से हमें भी याद हो जाता है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। अब कहोगे सर आप क्या करोगे, है ना, आप तो सर्विस कर रहे हो, आप क्या करोगे याद करके? इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों ये होगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य क्या होता है? सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। जब 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो सूर्य में निरंतर ऊर्जा बनी रहती है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? वैगनर ने दिया था। किसने? वैगनर ने, ठीक है। और प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हैश ने, ठीक है। ये सबसे आज का आखिरी सवाल। और एक बात और याद रखना कि जो आप हमारे पास जितने भी महाद्वीप देख रहे हो, जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है, आपने देखा होगा कि पृथ्वी पे 3 तरह से लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट हमारे पास 2 प्रकार का होता है। एक महाद्वीपीय क्रस्ट जिसपे हम लोग इसमें खड़े होकर क्लास कर रहे हैं, एक होता है महासागरीय क्रस्ट, पानी वाला, ठीक है। ये बात आप याद रखना। और जो आप जितने भी आप देख रहे हो ना, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, तो ये सब सभी कभी किसी ज़माने में एक ही हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था? पेंजिया। क्या नाम था? अरे राकेश जी याद कर लेना, पेंजिया।
क्या नाम था उसका? पेंजिया। और जो सागर आप सागर देखते हो ना, क्या था? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये जो पांचों महासागर देखे थे ना, ये पांचों महासागर एक ही थे। इनका नाम था क्या? पैंथालासा। पैंथालासा। एक बात आप याद रखना, पृथ्वी का उम्र कितना है? 4.5 बिलियन, है ना, याद रखना, बिलियन। इसका जो करेक्ट कौन सी निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया से सूर्य की ऊर्जा निहित होती है? तो क्या होता है? नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय विखंडन से क्या होता है? बम की क्रिया होती है। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। मेरा सेशन आज खत्म हुआ। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद तो आया होगा। ऐसा को एडवांस में जानकारी मिलती है, उसका नोट्स भी बनाते रहिएगा, है ना। और अपना वीडियो कमेंट होने के बाद जब लाइव सेशन खत्म हो जाता है तो आप अपना कमेंट कर दिया कीजिए कि सर आप मतलब कि आप क्लास को कैसे मतलब कि सीक्वेंस कराना चाहते हैं, आप कैसे क्लास चलाना चाहते हैं, आप बता दीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो तो उसके बारे में आप टॉपिक लिख के बताइएगा, उस टॉपिक पे भी वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।